को अगर हम आगे बढ़ाएं तो कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे श्री रेणुका शुगर्स के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी घरेलू और इंटरनेशनल चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते घरेलू बाजार पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, और आने वाली तिमाही के लिए कैपेक्स को लेकर आखिर क्या योजना है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री रेणुका शुगर्स के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी। अतुल, आफ्टरनून, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। अतुल, सबसे पहले तो सवाल यही होगा कि जिस तरह से हम कंसर्न्स देख रहे हैं, एक रेंज बाउंड मूवमेंट चल रही थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि तेजी का आलम घरेलू इंटरनेशनल सप्लाईज के चलते घरेलू बाजार में कीमतों ने अब बढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या ये बढ़त काफ़ी है? होलसेल बाजार, रिटेल बाजार के लिहाज से बताएं कि और कितना स्कोप है कीमतों में बढ़ने का, या ये फिलहाल इतनी ही तेजी हम आते हुए देखेंगे? देखिए, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो जब क्रशिंग पीरियड होता है, यानी कि अक्टूबर से लेके मार्च में जब पीक क्रशिंग होती है, तब बाजारों में चीनी के दामों में डेफिनेटली प्रेशर तो रहता है। पर इस बार थोड़ा क्रशिंग सीजन भी थोड़ा छोटा हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र में और कर्नाटका में थोड़ा वेदर भी थोड़ा अनुकूल नहीं रहा। इसके चलते अब हम लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो हम लोग एस्टिमेट कर रहे थे कि शुरू में कि 36 मिलियन टन के आसपास चीनी की पैदावार होगी, वो अब लगता है कि शायद 32.5 मिलियन टन के आसपास हिंदुस्तान की चीनी की पैदावार होगी। इसके साथ 4.5 मिलियन टन हम लोग उसको गिनते हैं कि जो एथेनॉल में डाइवर्ट होगी चीनी। तो ओवरऑल जब शक्कर थोड़ी कम होगी, और वैसे भी गर्मियों का जब मौसम होता है तो शरबत और इन सब का खपत भी बढ़ जाती है, और बेवरेजेस की भी खपत बढ़ जाती है, तो थोड़ी बहुत तेजी तो आती है। पर जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान में शुगर की कोई कमी नहीं है, और एक्सपोर्ट्स भी जो था गवर्नमेंट ने 6 मिलियन टन या 6.2 मिलियन टन के बाद गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी। तो मैं समझता हूँ जहां तक डोमेस्टिक शुगर का सवाल है, 2-1 रुपए और बढ़ जाए तो उसमें कोई मुझे ताज्जुब नहीं होगा। बट मैं समझता हूँ 2-3 रुपए बढ़ने से गवर्नमेंट को भी कोई इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा वो नहीं हो। कंज्यूमर के लिए अगर 1-2 रुपए बढ़ भी जाए शक्कर का दाम आज के लेवल से, तो वो कोई बहुत बड़ी तकलीफ देह चीज नहीं होगी। तो हिंदुस्तान में शुगर का दाम भाग नहीं सकता। पर इंटरनेशनली बाजार जरूर डेफिनेटली काफी गर्म है, और उसका जो मेन कारण है कि ब्राजील में एक्सपेक्टेड था कि बहुत जबरदस्त क्रॉप होगी, और वहां क्रॉप है भी बहुत बड़ी। बट ब्राजील में इस बार सोयाबीन की भी क्रॉप जबरदस्त हुई है। ऑलमोस्ट ये बातें हो रही हैं कि 155-156 मिलियन टन के आसपास। तो वहां से लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम शुगर को डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि वहां के वो है क्या नाम, पोर्ट्स, वो प्रेफर करते हैं सोयाबीन को पहले हैंडल करने में। और दूसरा क्या है, वहाँ ब्राजील के अंदर वेट वेदर भी अभी कंटिन्यूस बरकरार है, तो जिससे कि लॉजिस्टिकल नाइटमेयर और प्लांटों को फुल फ्लेजेड चलने में भी तकलीफ हो रही है। तो हो सकता है कि 2-1 महीने और लगे इंटरनेशनली बाजारों को कूल ऑफ होने में, ऐसा हम लोगों का मानना है। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोडक्शन घटा हुआ है। पर इसके साथ साथ एशिया के अंदर और भी जो कंट्रीज चीनी बनाती हैं, वहां पे भी प्रोडक्शन जो एस्टिमेटेड था उससे काफी कम हुआ है। जैसे थाईलैंड ले लीजिए, या पाकिस्तान ले लीजिए, या इवन चाइना ले लीजिए, यूरोपियन यूनियन, वहां पे भी कम हुआ है। तो जो ओनली सिल्वर लाइनिंग जो है वो केवल ब्राजील में है। तो अतुल जी, हम क्लियरली इसको कह सकते हैं कि दोनों तरफ से मार पड़ रही है, अगर हम कीमतों के लिहाज से ही समझना चाहें पूरे सिनेरियो को, क्योंकि कुछ ना कहीं हम देख रहे हैं प्रोडक्शन एस्टिमेट्स, महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा सा धीमापन दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो इसका प्रेशर हमारे घरेलू बाजार में पड़ेगा, जिसका असर आप कीमतों पर पड़ता हुआ देखेंगे, समझाया आपने। लेकिन अब ये जो सप्लाई कंसर्न्स है, कम से कम घरेलू बाजार के फ्रंट पर कितने ज़्यादा बड़े हैं, और जिन कीमतों में इजाफे की आप बात कर रहे हैं, क्या ये कीमतों में इजाफा हम कुछ और तिमाहियों में आगे चलते हुए देखेंगे? 2 सवाल हैं सर। देखिए, हिंदुस्तान के बाजार आप पिछले 6 महीने से देखिए, बिल्कुल वो ऐसा लग रहा था जैसे बाटा के प्राइस होता है ना, जूते का प्राइस, वो फिक्स प्राइस वैसा हो रखा था। जबकि वो अब लगता है मैं थोड़ा बहुत बाजारों में
थोड़ी सी चमक आनी चाहिए हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में, क्योंकि आज की तारीख में पिछले 6 महीने से ऑलमोस्ट 32-33 रुपए के रेंज में चीनी के दाम घूम रहे थे। मैं समझता हूँ कि आज कोई ताज्जुब नहीं होगा कि 36-37 रुपए की लेवल आ जाए, पर गवर्नमेंट के पास एक इतना बड़ा हथियार है कि वो एलोकेशन को बढ़ा देंगे, तो जो ज्यादा अगर तेज होगी शक्कर, तो डेफिनेटली उसको कूलिंग इफेक्ट गवर्नमेंट के हाथ में है। और हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि शुगर एक बड़ा रेगुलेटेड सेक्टर है और इसमें सारे जितने तुरुप के पत्ते हैं ना, वो सरकार के पास रहते हैं और आज भी सरकार के पास ही हैं। तो मैं नहीं समझता हिंदुस्तान का डोमेस्टिक बाजार कहीं कोई भागने वाला है। और 2 रुपए की तेजी को, 3 रुपए की तेजी को अपने तेजी नहीं समझते हैं। बिल्कुल, तो इससे भी ज़्यादा तेज़ी की फिर हमें उम्मीद लगानी चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बाजार में चमक लौटी है, समय के बाद लौटी है, तो फिर आप चाहेंगे कि वो बरकरार भी रहे? बिल्कुल, एज अ मैन्युफैक्चरर तो हम लोग चाहेंगे कि बरकरार रहे, जी। क्योंकि आज आप देखिए जो चीनी हम लोगों ने अक्टूबर से मार्च के पीरियड में तैयार की है, उसको अगर हम कैरी करते हैं अक्टूबर तक, तो उस पे भी ब्याज लगता है और उसका कैरिंग कॉस्ट लगती है। तो अगर दाम बढ़ जाते हैं तो थोड़ी बाजारों में चमक आ जाती है, तो ये इंडस्ट्री की हेल्थ के लिए अच्छी है और इंडस्ट्री की अगर हेल्थ अच्छी रहेगी, तो मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं है कि गन्ने के फार्मर की हेल्थ क्यों ना अच्छी रहे। तो दोनों की हेल्थ अच्छी रहने के लिए जरूरी है कि थोड़ी बहुत चमक आए, तो कोई बुराई नहीं है। अतुल जी, अब ऐसे में आपकी मार्जिन एक्सपेंशन को लेकर क्या आपकी योजना कहती है या क्या आपका अंदाज कहता है? आप रेणुका की बात कर रही हैं? जी। देखिए, एक तो हम लोग इस समय साइलेंट पीरियड में हैं, जी। बट इन एनी केस आपके साथ मैं इतना ज़रूर शेयर कर सकता हूँ कि हम लोगों की जो एथेनॉल की कैपेसिटी थी 720 केएल पर डे, वो हम लोगों ने एक्सपैंड करके इस बार कर दी है 1250 केएल पर डे। तो अगले साल मैं समझता हूँ अपने एथेनॉल का प्रोडक्शन कहीं ज़्यादा रहेगा जितना इस साल हुआ है। और इस साल भी अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में देखें, तो मैं समझता हूँ 30-35% इस बार हम लोगों का प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ है और सप्लाई टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी ज्यादा हुई हैं। ये इसके बावजूद कि जो एक्सपेंडेड पोजीशन है वो आखिर में हुई है, तो उसका इफेक्ट अगले साल ही दिखाई देगा। तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से भी मैं समझता हूँ इस बार का हम लोगों का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहीं बेहतर रहा है पिछले सालों के मुकाबले। आने वाले सालों में ये एथेनॉल पे तो हम लोगों ने शुरू से ही थ्रस्ट दिया हुआ है, क्योंकि वी फील कि एथेनॉल जो है इज द वे फॉरवर्ड। अगर एथेनॉल डाइवर्ट होते रहेगा तो कंपनी की और सब इंडस्ट्री की कैश फ्लोज भी सुधरे रहेंगे, फार्मर्स के पेमेंट भी बिल्कुल टाइमली रहेंगे। इस बार आपने देखिए कहीं भी नहीं सुना होगा कि किसानों के पेमेंट अटक रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है। तो इंडस्ट्री की हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो किसानों की भी हेल्थ डेफिनेटली अच्छी रहेगी। अच्छा अतुल जी, एक चीज़ बताइए, अब फूड सेक्रेटरी ने अभी रिसेंटली कहा है कि हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो अलाउ नहीं करेंगे जहाँ तक चीनी की बात है। अब इसकी जो कैपिंग है वो 670 तक कर दी गई है, जो कि काफ़ी कम है अगर देखा जाए 11 मिलियन टन के मुकाबले। आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री को हर्ट करेगा? हालांकि ये मूव को शायद आप पॉजिटिवली देखना चाहेंगे घरेलू बाजार के मद्देनज़र, लेकिन इंडस्ट्री के लिहाज से सेंटिमेंट क्या निकल कर आ रहा है? नहीं, देखिए इंडस्ट्री तो चाहेगी कि आज इतना जबरदस्त आर्बिट्राज है बिटवीन डोमेस्टिक प्राइसेस एंड इंटरनेशनल प्राइसेस, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री तो चाहेगी कि एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। पर एज एन इंडियन और एज अ कंसर्न्ड इंडियन, मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि इस लेवल पे कैप किया जाए, तो मैं समझता हूँ वो गलत नहीं है। और बड़ी सिंपल सी बात यह है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हम लोगों को अपना घर देखना होगा। अगर अपना घर बचा रहेगा तो मैं समझता हूँ सब चीज बची रहेगी। तो अगर गवर्नमेंट ने 6.2 मिलियन टन पे इसको कैप कर दिया है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। और इस बार आप देखिए वैसे भी अपने आप प्रोडक्शन घटाई है। जो 36 मिलियन टन की बात हो रही थी वो 32.5 मिलियन टन की बात हो रही है। और लास्ट ईयर 3.4 मिलियन टन डाइवर्ट हुआ था एथेनॉल में, इस मरतबा 4.5 मिलियन टन डाइवर्ट हो रहा है एथेनॉल में।
मैं समझता हूँ 37 मिलियन टन भी जो इस साल का ओवरऑल सुक्रोज का प्रोडक्शन है वो कम नहीं है। आने वाले दिनों में ये डेफिनेटली बढ़ेगा ही, मेरा ये मानना है। एथेनॉल में प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर आपकी योजना क्या है? क्योंकि एक कंसर्न जो सामने आ रहा है वो है कीमतों के धीमे ग्रोथ को लेकर। कैपेसिटी आपने अपनी बढ़ा दी है, टॉप लाइन में उससे ग्रोथ हो रही है, लेकिन मोलासेस की कीमतें जो बढ़ रही हैं और एथेनॉल की कीमतें जो कम है, यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी आप कैसे आंक पा रहे हैं? देखिए, एक मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, एबिटा लेवल के ऊपर मैं समझता हूँ रेणुका की प्रॉफिटेबिलिटी कहीं बेहतर है और कहीं अच्छी है, कोई उसमें तकलीफ नहीं है। हम लोगों की जो मेन तकलीफ रही है, ये जो कंपनी टेक ओवर हुई थी उसके साथ लेगेसी इश्यूज आई थी, उससे हम लोगों का जो ओवरऑल डेट बर्डन है वो थोड़ा ज्यादा है। और डेफिनेटली कंपनी इस तरफ पूरी तवज्जो दे रही है और आने वाले दिनों में हमारा अंदाज है कि जो अपना डेट बर्डन है वो डेफिनेटली कम होगा और इसकी तरफ काफी काम भी हो रहा है। तो अगर एबिटा लेवल पे देखें तो मैं समझता हूँ ये रेणुका प्रोबेबली हिंदुस्तान की टॉप कंपनियों में ही आएगी। बट एबिटा से नीचे जाते हैं जबकि इंटरेस्ट फैक्टर्स अपने इंक्लूड कर लेते हैं तब थोड़ी तकलीफ होती है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ इसकी तरफ भी हम लोगों की पूरी नजर है और इसको डेफिनेटली हम लोग घटाने की तरफ कार्यरत हैं। केपेक्स प्लान क्या है आपके? जैसे कि हम जान रहे हैं कि फोकस एथेनॉल ब्लेंडिंग और बायोफ्यूल की ओर है, तो अब इन मद्देनज़र इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कैपेक्स प्लान के बारे में आप क्या योजनाएं साझा कर सकते हैं? देखिए, केपेक्स का जहां तक सवाल है, एज इट इज हम लोगों ने अभी एक केपेक्स खत्म किया है, ये इसको एक्सपैंड करने का एथेनॉल का। ये काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट था। और जहां तक एक्सपेंशन का सवाल है, हम लोगों की नजर अपनी इंडस्ट्री को थोड़ा जियोग्राफिकली डी रिस्क करने की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में हम लोगों की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो सब कर्नाटका और महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो नॉर्थ की तरफ भी हम लोग डेफिनेटली देख रहे हैं। हम लोगों के एक ब्रांड है मधुर, शायद आपने नाम सुना भी होगा। मधुर मार्केट लीडर है, बट मार्केट लीडर तो डेफिनेटली है, बट नॉर्थ के अंदर उसको सर्विस करने में हम लोगों को तकलीफ होती है कि यहाँ से माल भेजे हैं तो इफेक्टिवली काफी खर्चा लग जाता है। तो मैं समझता हूँ हम लोगों का आने वाले दिनों में डेफिनेटली वी विल बी लुकिंग एट एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्दर्न इंडिया। चलिए, बैक टू यू। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की तमाम तैयारियों और स्ट्रैटेजीज पर हमसे बात की। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और श्री रेणुका शुगर के मैनेजमेंट से बात हो रही थी, जहां पर तमाम पहलुओं पर उन्होंने अपनी राय रखी। अपने साइलेंट पीरियड पर होने के बावजूद भी कुछ जानकारी हमें दी है जो शायद आपके काम आए रणनीति सुझाने में। बताइए, क्या मार्गदर्शन करेंगे दर्शकों का आज? जी, कंपनी में यदि देखा जाए तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मार्केट लीडर है जो इथेनॉल के सेगमेंट में। जैसा वो बता रहे थे कि अभी जो कैपेसिटी भी उन्होंने 720 से बढ़ा के 1250 की एलपीडी कर लिया है, तो वो भी उनको इस साल के ऑनवर्ड्स काफी बेनिफिट देने वाला है। और शुगर के प्राइसेस भी चूंकि 35 रुपए क्रॉस कर गए हैं होलसेल में, तो वो भी एक पॉजिटिव है। अब निगेटिव से रेणुका शुगर में जो मुझे बात नजर आती है वो ही एक सबसे बड़ी है कि जो डेट का बर्डन है वो बहुत ज्यादा है। 400 करोड़ का उनका सिर्फ इंटरेस्ट का आउटगो है हर साल। तो ये एक फैक्टर है जो इस कंपनी में थोड़ा सा हमेशा जब भी साइकिल चेंज होता है शुगर का तब पिंच करता है। तो हमने देखा इससे पिछले वाले क्वार्टर में कंपनी ने एक बड़ा लॉस भी डिक्लेयर किया था। तो इसके कारण से जो स्टॉक प्राइस है उसमें काफी वोलेटिलिटी इसमें बनी रहती है। अदरवाइज मार्केट लीडर तो है ही और इथेनॉल भी एक अच्छी लॉन्ग टर्म स्टोरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, समय निकाला आपने और अपनी राय हमारे साथ साझा की।